क्या बात. पंकजींचं खूप खूप स्वागत. आपल्याला विनंती करतो आपण कृपया आसनस्थ व्हावं. सगळे मान्यवर जे आज इथं गप्पांसाठी उपस्थित आहे आपल्याला विनंती करतो आपणही कृपया आसनस्थ व्हावं म्हणजे मग आपण सुरू करूया कार्यक्रमाला. धन्यवाद. नमस्कार, सुस्वागतम. लोकसत्ता गप्पामध्ये मी कुणाल रेगे सुसंवादक उपस्थित मान्यवरांचं चित्रपट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. सहप्रायोजक आहेत केसरी टूर्स, वर्ल्ड क्लास ट्रॅव्हल कंपनी, पॉड बाय एम के घारे ज्वेलर्स आणि विबग्योर ग्रुप ऑफ स्कूल्स. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झालं पाहिजे. या सगळ्या मंडळींचं नेहमी आपल्याला या कार्यक्रमांसाठी सहकार्य असतं. मुळात हे सगळे आधी वाचक आहेत लोकसत्ताचे, आपल्या सोबत नेहमी असतात म्हणून हे कार्यक्रम असे आयोजन करणं, खास करून गप्पांचा कार्यक्रम जो आयोजित केलाय ते अधिक सोयीचं होतं. त्यामुळे त्यांचंही खूप खूप स्वागत. आज खरं तर बहुरूपी बहुगुणी अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांच्याशी गप्पांचा फड रंगणार आहे. मिर्झापूर मधला कालीन भैया आपल्याला माहित आहे. सेक्रेट गेम्स मधला गुरुजी आपल्याला परिचित आहे. क्रिमिनल जस्टिस मध्ये माधव मिश्रा परिचित आहेत आपल्याला. मिमी मधला टॅक्सी ड्रायव्हर या भूमिकांमधून आपल्याला आतापर्यंत पंकजजी भेटलेले आहेत. मसाद मध्ये अगदी 10 मिनिटासाठी ते येतात आणि आनंद देऊन जातात आपल्याला. तर असे पंकजजी आपल्यासोबत आज आहे. किसान का बेटा ते राष्ट्रीय पारितोषिक प्राप्त अभिनेता हा त्यांचा प्रवास जो आहे तो खरंच खूप भन्नाट आहे आणि हा प्रवास काय आहे हा नेमका आज आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे. त्यांच्याशी गप्पा गोष्टींमधनं तो अधिक उलगडेल अशी आपण अपेक्षा करूया. आणि आता यानंतर मी अधिक वेळ न घेता पंकजजींना विनंती करतो त्यांनी कृपया मंचावरती यावं. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. लोकसत्ताच्या प्रथेनुसार आपण त्यांचं आधी स्वागत करूया पुष्पगुच्छ देऊन. त्यासाठी मी केसरी टूर्सच्या वतीने माननीय शैलेश पाटील साहेबांना विनंती करतो त्यांनी कृपया रंगमंचावरती यावं. त्यांच्या हस्ते आपण पुष्पगुच्छ देऊन पंकजजींचं स्वागत करूया. धन्यवाद. धन्यवाद, खूप खूप आभार. आणि आता यानंतर पंकजजींशी मनमुकळ्या गप्पा मारायला मी माननीय संपादक गिरीश कुबेर सरांना विनंती करतो की पुढची सूत्र सगळी त्यांच्याकडे सुपूर्द करतो. नमस्कार, आपलं सगळ्यांचं गप्पांमध्ये स्वागत. खरं म्हणजे मी मुलाखतीला बसत नाही, घरच्याच कार्यक्रमाच्या साठी यजमानगिरी काय करायची असा एक विचार असतो. काही तांत्रिक अडचणीमुळे आज मी मुलाखत घेतोय. आपको मेरी हिंदी सहनी पडेगी. तर त्यांचं मुळात स्वागत. तुम्हाला काय सांगायला आश्चर्य वाटतंय अशा अर्थाने की त्यांची वेळ जमून येणं वगैरे असे सगळे बरेच प्रयत्न सुरू होते. आणि आता हा आजचा कार्यक्रम ठरला. काल दुबईला त्यांचा चित्रपटाचा कार्यक्रम होता. तर तो कार्यक्रम संपवून काल संध्याकाळी ते दुबईला गेले आणि हा कार्यक्रम आधी घेतलेला आहे म्हणून या कार्यक्रमाला यायला हवं म्हणून ते दुबईहून आले आणि ते थेट विमानतळावरनं इथे आले. सर्वसाधारणपणे चित्रपटातले कलाकार कसे वागतात हे मी सांगायची गरज नाही, बरेच जण आहेत. त्यामुळे पंकजींचा साधेपणा हा खूप भावतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांचे आभार. आपके बारे में बहुत सारे सवाल तो है ही और बहुत सारी चीजें जानना भी हम लोग चाहते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि आपके बारे में बहुत सारी चीजें लोगों को मालूम भी है, लोग जानते भी है. इतना पढ़ा है आपके बारे में, इतने यूट्यूब खैर वो तो इंटरव्यू ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके एक अच्छे सहकारी, अच्छे दोस्त, उसने मुझे आज सुबह बताया 2 चीजें आपके बारे में कि जो लोगों को मालूम नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं है, ऐसा उनका कहना है. तो पहले उसमें से एक सवाल करना चाहता हूँ. उसने बताया कि वो जो कौन जिसने बताया उसका नाम ही बताऊंगा मैं. उन्होंने बताया कि पंकज जी अच्छे नर्तक है. हाँ, सही बात है ये? हाँ सही बात है. यानी आपने सीखा है?
हाँ मतलब सीखा है, कुछ तो फॉर्म सीखा है, बट वो सारी भारतीय ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं। जैसे छाऊ है तो वो सीखा है, कलरी सीखा है, हाँ ये दशावतार सीखा है। मतलब वो डांस फॉर्म तो नहीं है दशावतार, लेकिन उसमें कोंकण में रह के 1 महीने, जी जी बिलावल में 2004 में। तो ये जो पारंपरिक डांस फॉर्म है भारत के अलग अलग हिस्सों के, उनको सीखा है एनएसडी के दरमियान, कुछ एनएसडी के पहले। आपको इसमें रुचि है इसलिए सीखा है, और पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी है? पार्ट ऑफ एक्टिंग भी था, रुचि भी है, बॉडी में रिदम है मेरे। मैं एक हमारे यहाँ कहावत है, जो सुर में नहीं होता है उसको असुर बोलते हैं, और जो ताल में नहीं होता है उसको बेताल बोलते हैं, विक्रम बेताल। तो मैं ताल में अच्छा हूँ, सुर में थोड़ा सा कच्चा हूँ। ये थिएटर करते हुए मालूम चल जाता है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ ऑडियंस ऐसी है जो रंगमंच थिएटर देखती है, ये आम जनता मुझे नहीं दिख रही है इसमें। और दूसरी चीज उन्होंने बताया कि आप सिर्फ सूती हाथ से बनाए हुए कपड़े पहनते हैं। हाँ हाँ, इन दिनों कुछ पहले भी करता था, बीच में छूट गया था, अब वापस 1-2 सालों से ज्यादा अधिकतर कपड़े मेरे हैंडलूम। और क्या वजह? वजह, मैं कुछ बुनकर लोगों से मिला गांव जाने के रास्ते में, क्या वजह बताऊं मैं। हाथ की बनी चीज पहनने और खाने की क्या वजह हो सकती है, वही वजह है। और ये सब जिन्होंने बताया उनका नाम है अनुराग कश्यप। ओह तो आपके अभी अभी आप जो जवाब दे रहे थे उसमें गांव का जिक्र आया। जी। आपके बहुत कहने में लिखने में गांव के बारे में बहुत सारी यादें, बहुत सारे आपके वहाँ के मेमोरीज, यहाँ का वहाँ का रहना, वो सब बहुत बार आता है। ऐसा नहीं लगता आपको कि आप शहर में रह के देयर इज टू मच ऑफ रोमांटिसिज्म अबाउट योर विलेज, तो उसमें कुछ दुविधा हो गई है और आपको एक आपके अंदर एक संघर्ष चल रहा है शहर और गांव के बीच में? हाँ हाँ, ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल लगता है, मुझे भी लगता है कि, और ये फैक्ट है कि मेरा रोमांटिसिज्म टू मच ही है। अब गांव वैसा गांव नहीं है जैसा मैं छोड़ के आया था। मैं अपने गांव में अभी 13 दिन रह के आया हूँ, तो बहुत सालों बाद लगातार 13 दिन था। तो और 2-3 दिन के लिए भी जाता था मैं हर चौथे महीने। तो गांव का स्वरूप भी प्रेमचंद के उपन्यास वाला गांव नहीं रहा है। हाँ मतलब वो गांव अब बदल गए हैं। लेकिन वो ज्यादा रोमांटिसिज्म होने की वजह से आप जिस शहर में रहते हैं उसके ऊपर अन्याय होता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पक्का मुंबईकर हूँ। मैं मेरा वोटर कार्ड इधर का है, मैं आते के साथ पहले वोटर कार्ड बनाया, यहाँ का नागरिक बना, मतदान करता हूँ। तो मेरे जीवन का आधा सर गांव में गुजरा है, लगभग 23 इयर्स में बिल्कुल रूरल इंडिया में रहा हूँ, देहात में, जहां बिजली और सड़क 2017-18 में आई है। उसके बाद का बाकी के 23 साल 23 इयर्स मेरे मेट्रो में गुजरे हैं, दिल्ली और बम्बई। दिल्ली में 6-7 और 18-19 मुंबई में। ज्यादा हिस्सा बॉम्बे में है मेट्रो का। लेकिन बम्बई के अंदर भी, मुंबई मेट्रो भी है, लेकिन मुंबई के अंदर भी आप अगर देखेंगे और खोजेंगे तो बहुत गांव हैं। किसी इलाके में कोंकण है, किसी इलाके में नागपुर है, कहीं विदर्भ है, कहीं सतारा का हिस्सा है। तो मैं मुंबई के भी उन्हीं इलाकों में रहा हूं, जैसे चारकोप। तो चारकोप समझिए आधा रत्नागिरी ही है, वो कोंकण ही है। दशावतार वहां अपने इसमें गणपति में होता है, सेक्टर 2 के मैदान में। तो मेरा इस वजह से भी हो सकता है कि वैसा मैं ये बैंड्रा जो और जुहू अर्बन एरियाज हैं उसमें कभी रहा नहीं, रहा भी चारकोप गांव में, फिर मड गांव में। तो मुंबई में आके भी मैं गांव में घूम रहा हूँ, चारकोप गांव से मड गांव। तो बट यस, वो कॉन्फ्लिक्ट मेरे भीतर भी चलता है। मैं कल ही सोच रहा था, बहुत ईमानदारी से सोच रहा था कि
मैं कई बार मुझे नहीं पता चलता है कि मैं सच में इतना हम्बल हूं कि मैं हम्बल होने का एक्टिंग करता हूं। क्योंकि कल रात को हमारी टीम दुबई में ही है, आज भी उनका प्रमोशन चल रहा है। मैं आ गया क्योंकि मेरा कमिटमेंट दुबई से पहले यहाँ का था, तो मैं बोले आज नहीं रुकूंगा। तो लगभग हमारी दुर्गति हो रही थी कल शाम को, और फिर भी मैं मुस्कुरा रहा था। अंदर से बुरा उस वक्त नहीं लग रहा था, रात को लगा आने के बाद कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। तो मैं भी अब मैं कौन हूं खोज रहा हूं अभी, तो पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि मैं कौन हूं, मैं कितना अभिनय करता हूं और कितना क्या है, तो उसके प्रोसेस में लगा हुआ हूं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू रेज कि ये जो शोज, दिस इज लाइक अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? तो आप जो किरदार निभाते हैं उसमें भी वो एक होता है कि ये नहीं, मेरे जिंदगी का ये हिस्सा इस कैरेक्टर में ऐसी तरीके से आ रहा है, तो वो उसका जो सादरीकरण होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, वो सब वो शोध का ही एक अंग लगता है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है कि, और वो शोध का प्रक्रिया जो है, रिसर्च का प्रोसेस है। अगर किसी को हिंदी समझ में ना आए, आप बोल देंगे तो मैं दोबारा फिर से समझा दूंगा, क्योंकि मेरी मतलब खासियत यह है कि मैं हिंदी के थोड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करने लगता हूँ। ये बचपन से ही आदत है, इसलिए तो चालू हिंदी कम बोलता हूँ। तो अगर कोई जिसको दिक्कत बम्बईया आए हिंदी कहते हैं, हाँ? जिसको बम्बईया हिंदी कहते हैं। हाँ हाँ, बम्बईया हिंदी तो बता देंगे, मैं रिपीट कर लूंगा। हाँ, क्या सवाल चल रहा था ये सर? जो शोध की बात की हाँ। आपने, वो जो आप जो किरदार निभाते हैं, वो कैरेक्टर, वो शोध का अगर इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो आप सिलेक्शन करते हुए वो आपके मन में रहता है क्या कि ये जो किरदार मैं ये इसकी रोल कर रहा हूँ, इसका वो मेरा एक इट्स पार्ट ऑफ माय प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट समथिंग, वो एक क्राइटेरिया होता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। मतलब हम कोई किरदार करने जाते हैं तो मैं अक्सर एक हमारे एक्टिंग की क्लासेस में बताई जाती थी, मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ उसको अब, कि इमारत दिखती है, नींव नहीं दिखता है, फाउंडेशन नहीं दिखता है। इस स्ट्रक्चर को मैं मोड़ा तो उसने बताया वो गोल वाले में है, पुराने वाले में। तो किसी भी किरदार को जब आप पर्दे पे देखते हैं तो उसकी इमारत देखते हैं, उसकी फाउंडेशन नहीं देखते हैं। आइदर वो राइटर जानता है और वो एक्टर जानता है, या कई बार राइटर बोलता है कि तुम इसकी नींव खोज लो, इसका इस किरदार का हिस्ट्री बना लो। अगर वो किरदार अटल जी जैसा है, जो रियल लाइफ व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, जो अभी हमने किया है, रवि जी ने डायरेक्ट किया, डायरेक्टर यही बैठे हैं, यहीं पे है रवि जी भी और विनोद सर भी, तो उसके तो सोर्स हैं कि मैं जाके पढ़ के अटल जी के बचपन के बारे में जान सकता हूँ। लेकिन जब किरदार फिक्शनल हो, वो रियल नहीं है, वो बिल्कुल एक फिक्शन का हिस्सा है, तो उसमें अपनी कल्पना शक्ति दौड़ानी पड़ती है। कई बार मैं ये कई डायरेक्टर्स को, अमित जी को नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ दो बैठे हैं मेरे प्रिय डायरेक्टर, इनको नहीं, दूसरे डायरेक्टर को मैं बोलता हूँ कि इस कैरेक्टर के हिस्ट्री के बारे में सोचता हूँ, तो वो परेशान हो जाता है कि कुछ ये लाइन चाह रहा है, इम्प्रोवाइज करना चाह रहा है क्या। बोला नहीं नहीं, मतलब कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने जानने के लिए और आपको बताने के लिए मैं सोच रहा हूं कि कोई व्यक्ति, अगर आप यहाँ आए हैं, आज हम इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है घर से निकल के यहाँ तक आने की, और लगभग हर इंडिविजुअल की जर्नी अलग है। तो फिलहाल इस वक्त की हिस्ट्री आपकी वो हो सकती है। तो मैं ये करता हूँ, हर किरदार का अपना एक वो उसके हिस्ट्री सोचता हूँ, चूंकि काल्पनिक किरदार है, फिक्शनल है, कोई रियल है नहीं। और ये उसके बाद उसके संग संग मैं उस पार्ट ऑफ द रिसर्च में मैं सोचता हूँ कि किस आर्थिक बैकग्राउंड का होगा मेरा किरदार, सोशल बैकग्राउंड इनका क्या होगा, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां क्या होगी, भौगोलिक परिस्थितियां क्या होगी, किस जियो के हिस्से के आ रहा है, जियोग्राफिकल हिस्से से। और ये रिसर्च और इस प्रोसेस में कई बार बतौर इंडिविजुअल इंसान मैं समृद्ध होता हूं, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों के पीड़ा, दूसरे की पेन, दूसरे की यात्रा, दूसरे की हिस्ट्री, दूसरे का बहुत कुछ करते हैं, तो धीरे धीरे मैं पंकज त्रिपाठी के साथ साथ और बहुत सारे दूसरे लोगों के बारे में सोचने, समझने और जानने लगता हूं। तो मुझे जितने चोट मैंने खाए होंगे फिजिकल या इमोशनल, उसके साथ साथ मेरे किरदारों ने जितने चोट खाए हैं, उसका एक्सपीरियंस भी मेरे पास है, और वो मुझे बार बार बेहतर आदमी बनने को प्रेरित करता है कि मैं दूसरे के चोट को
बहुत जल्दी समझ लेता हूँ। खैर, मेरी प्रॉब्लम है, मैं प्रवचन भी बहुत करता हूँ। आपकी बहुत सारी फिल्में देखी है, आपका एक बड़ा फैन हूँ। वो सब देयर इज अ कॉमन थ्रेड, सब में एक एक समान चीज ऐसी दिखती है कि वो जो आप कैरेक्टर जो कुछ निभा रहे हैं, वो ओटीटी हो या फिल्म में हो, उसमें उसके पीछे वो कैरेक्टर के पीछे एक आदमी होता है। वो आदमी आप यू ट्राई टू प्रेजेंट इट, लाइक फॉर एग्जांपल पाउडर पाउडर में शायद आपने एक माफिया, ड्रग माफिया का, लेकिन वो ही एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ द ड्रग बिजनेस, ही कम्स अक्रॉस एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मली तो हर एक कैरेक्टर में ऐसा कुछ आप सोचते हैं या डायरेक्टर बताता है, ये क्या आपकी सोच होती है ये? नहीं, डायरेक्टर भी बताते हैं, रील कई बार लिखी होती है, और कई बार मैं भी सोचता हूँ। मुझे लगता है दुनिया का हर किरदार जो है अपने अपने स्पेस में बहुत रियल लोग हैं। अब पावरफुल, ये कई बोलते हैं बहुत पावरफुल रोल है, बहुत पावरफुल कैरेक्टर है ये, तो पावरफुल कैरेक्टर की एक्टिंग कुछ हो ही नहीं सकती है कि अब मैं कैसे करूंगा एक पावरफुल आदमी का रोल। चार लोग आएंगे और मुझे थोड़ा ज्यादा झुक के प्रणाम करके साइड में खड़ा हो जाएंगे, मैं अपने आप पावरफुल दिखने लगूंगा। तो पावरफुल आदमी का रोल लिखा जा सकता है, किया नहीं जा सकता है। तो मैं हर किरदार को आदमी के हिसाब से देखता हूं। मुझे लगता है कि गब्बर सिंह, जो हिंदी सिनेमा का बड़ा पॉपुलर किरदार है, वो अपनी बेटी के लिए विलेन बिल्कुल नहीं होगा। उनकी बेटी को लगता होगा पापा कमाने गए हैं, शाम को कमा के आएंगे तो हमारा लिए मिठाई लाएंगे और घर में अच्छा खाना बनेगा। तो कोई भी काम करता हो संसार में, वो चाहे ड्रग माफिया हो या पता नहीं गैंगस्टर हो, कौन हो, अपने बच्चे के लिए तो वो पिता ही है। तो मैं किरदारों में कितना भी निगेटिव किरदार हो, पहले मुझे मालूम है कि राइटर ने निगेटिविटी लिख दी होगी कि ये लोगों को मारता है, टॉर्चर करता है, परेशान करता है। अब मुझे लगता है मैं बतौर इसके भीतर आदमी कहाँ कहाँ है उसको निकाल रहा हूं, क्योंकि धरती पे कोई कंप्लीटली बुरा आदमी नहीं होता और कोई कंप्लीटली अच्छा आदमी नहीं होता, मेरे अनुभव के हिसाब से। वो गब्बर सिंह की शायद शादी रह गई है वो। तो अभी आप आपकी हिंदी का जिक्र कर रहे थे कि एकदम प्योर हिंदी आप बोल लेते हैं, तो उसे मुझे एक सवाल आ रहा है कि आप वैसे तो पंडित घर के, हाँ। अभी अभी आपने पिताजी के नाम पे आपके गांव में कुछ लाइब्रेरी खोल दी, तो उनका नाम तिवारी, हाँ। आपका त्रिपाठी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और दूसरी चीज इसमें है कि जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, पंडित के घर का लड़का मैं सिनेमा करने जाता हूँ, तो घर में कुछ तो कुछ गड़बड़ हुई होगी ना? लकीली मेरे घर में नहीं हुई थी, क्योंकि पंडित को पता ही नहीं था सिनेमा होता क्या है। जो सीनियर पंडित थे उनको मालूम ही नहीं था कि ये फिल्में होती क्या है, कि उन्होंने लाइफ में एक ही फिल्म देखी थी 10 मिनट। कहीं किसी के बाद के दिनों में हमारे इलाकों में शादियों में, चलिए एक नाम गप्पा है तो हम गप ही कर लेते हैं, तो पहले शादियों में हमारे यहाँ लौंडा नाच की परंपरा थी, कभी कव्वाली हो गया, कभी तवायफें आ गई गाने नाचने। बाद के दिनों में वीडियो आने लगे थे, वीसीआर लगा के और एक वीडियो पे फिल्में चलाते थे। तो मेरे पिताजी किसी शादी में गए थे पंडित बन के, शादी कराने के बाद सुबह में आए तो वो शामियाने में नागिन फिल्म चल रही थी, श्रीदेवी वाली। तो उन्होंने 5 मिनट देखा, तो वो फिर घर आए तो बोले कि हमने एक फिल्म देखा है नगीना। तो बोले उसमें आदमी, एक महिला थी, वो सांप भी बन जाती है। तो इतना ही उनका अनुभव था कि सिनेमा में कहीं एक औरत को सांप बनते हुए देखे थे वो। तो बाकी सिनेमा कैसी जगह है, यहाँ क्या होता है, कितनी अच्छी जगह है, कितनी खराब जगह है, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो इसको उनके आइडिया ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने रोका नहीं। तो सिनेमा के पहले मुझे एनएसडी जाना था, थिएटर करने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो सिर्फ पूछे थे कि तुम्हारी मतलब इसमें क्या होगा, तो मैं बोला मैं ड्रामा का प्रोफेसर बन जाऊंगा, टीचर बन जाऊंगा।
तो वो बोले अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब इसी आंसर में वो सरनेम का भी कहानी है। क्योंकि हमारे इलाकों में सबसे बड़ी चीज थी कहीं सरकारी नौकरी में लग जाओ, किसी भी तरह से घुस जाओ सरकारी जॉब में। तो उनको लगा ये टीचर है, प्रोफेसर बन जाएगा एनएसडी करके, ड्रामा नाटक पढ़ाने का, तो उनको लगा जाओ करो, अच्छी बात है। मैं 9th क्लास में अपना एडमिट कार्ड भर रहा था 10वीं का बोर्ड का, और मेरे गांव में पूरा गांव तिवारी लिखते हैं सब लोग। तिवारी त्रिपाठी एक ही चीज है वैसे सरनेम, कोई तिवारी लिखता है, कुछ लोग त्रिपाठी लिखते हैं। यूपी में त्रिपाठी लिखते हैं, बिहार में तिवारी लिखते हैं ज्यादातर। तो मेरे गांव में 2 व्यक्ति थे जो त्रिपाठी लिखते थे। एक मेरे चाचा काशीनाथ त्रिपाठी, वो बड़े अधिकारी बन गए थे सरकारी जॉब में, सचिवालय में। और दूसरे प्रोफेसर राम नरेश त्रिपाठी, वो हिंदी के बड़े विद्वान बन गए थे। तो 9th में मैंने सोचा जितने तिवारी लिखते हैं वो सब पंडिताई करते हैं, खेती करते हैं। 2 गांव में हैं जो त्रिपाठी लिखते हैं, दोनों महत्वपूर्ण लोग हैं। तो मैं 9th क्लास में अपने नाम में पंकज त्रिपाठी कर दिया, और पिता के नाम का भी बदल दी, क्योंकि पिता का सरनेम तो पेपर में तो उनका नाम भी त्रिपाठी कर दिया। तो मैं पहला पुत्र हूं जिसने पापा का सरनेम बदल दिया था। आपके पिताजी को कोई एतराज नहीं था? उनको पता ही नहीं है। आप उस गांव से गोपालगंज शायद ना, गोपालगंज से उठ के एनएसडी के लिए गए। उसमें बहुत सारा संघर्ष था, उसमें लॉट ऑफ फ्रिक्शन, आपको डिग्री करने के लिए फिर वापस आना पड़ा वगैरह वो सब चीजें। अब बम्बई में शायद 96 95 में नहीं, 2004। 2004। और उसके बाद आपकी सबसे पहली फिल्म शायद 2012 की। 12 में जी। तो 8 साल ये सब इतना पेशेंस, क्योंकि क्या होता है आजकल फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ जाता है, और निराशा घर से होगी, अपने आप से होगी, मुझे कोई जानने वाला नहीं है, कुछ काम होने वाला नहीं है। आपने कैसा है सब हैंडल किया? ये अब जो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर है उससे पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सच में पता नहीं है मैंने कैसे हैंडल किया। अब सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल के वक्त समय थे क्या वो, मुझे नहीं मालूम है सर। पत्नी मेरी पढ़ाती थी, वो विबग्योर जो पहले बिलाबोंग था उसी में, तो मुझे विबग्योर सुनते ही मैंने नाम लिया कविता जी का, तो घर चल जाता था उनसे। और बहुत ज्यादा जरूरतें थी नहीं, बहुत ही साधारण जीवन था, प्रसन्न अधिक थे। एक बाइक थी, लेके घूमते रहते थे। हालांकि बाइक थी वो दूसरे कंपनी की। अभी कभी पब्लिक मंच पे मैं जिस बाइक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर उसका नाम ले लेता हूँ। हाँ, ये मेरी चालाकी। तो नहीं, एक ही बार लिया हूँ ऐसा, पर इंटेंशनली किया था जान के कि अरे उस तो दूसरी कंपनी का, मैं दूसरे का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, किसका नाम लो? मुझे लगा अपने वाले के ले लो, इसने पैसा दिया है। ये सब स्मार्टनेस आ गया अभी। अरे बिल्कुल जानना पड़ेगा। मैं बोला ना, मैं खुद को जान रहा हूं, मैं कितना चतुर हूं, कितना इनोसेंस हूं, कितना बेवकूफ हूं। तो उसी प्रोसेस में है हम। तो खैर, तो इस वजह से मैंने अपना सरनेम बदल दिया था। और हमारी सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती थी उस वक्त, आज भी होती है। उसके 2 फायदे थे। एक तो दहेज बहुत बढ़िया मिल जाता था, बिहार में बहुत दहेज वहेज चलता है। तो और दूसरा कि थोड़ा जीवन आपका ठीक ठाक हो जाएगा, ऊपरी आमदनी के चांसेस भी बढ़ जाएंगी सरकारी में अगर जाएगा तो। लेकिन ये इतना किसी को भी पूछो आपके बारे में, एक चीज कहते हैं कि वो बड़े सिंपल सरल साधे इंसान है। इट्स वेरी इजी टू डील विथ पंकज जी। तो सवाल ऐसा है कि ये शुरुआत में ये सब अच्छा होता है, व्हेन यू आर नॉट नोन, आपको जब फेम, पब्लिसिटी और एक स्टारडम जैसा जब आ जाता है, तो उतनी सिंप्लिसिटी, इतना सीधा साधा, डू थिंक, बिकॉज यांच्याकडे यांना संपर्क करणं अत्यंत सोपं असतं. PR एजंट, जाहिरात एजन्सी वगैरे असं काही नाही, ते स्वतःच मोबाईल बघतात, स्वतःच्याच मेसेजला स्वतःच उत्तर देतात. तो सवाल है कि ना वो आप जहाँ खड़े हैं, जिस मकाम पे खड़े हैं, वो सिंप्लिसिटी कैन यू अफोर्ड? नहीं, अभी कभी कभी दिक्कत भी होती है। थोड़ा कभी कभार तो लगता है समस्या, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। SMS में मैं बहुत ऑलमोस्ट रोज व्यस्त रहता हूँ। तो कई बार कई
कॉल्स नहीं उठा पाता हूँ, कई क्या बहुत सारे नहीं उठा पाता हूँ, एसएमएस आते हैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो थोड़ा दुख भी लगता है। फिर लगता है कि बहुत सब जीवन तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, अब संभव नहीं है कि हर एक आए हुए संदेशा को मैं वापस रिप्लाई कर पाऊँ और संपर्क कर पाऊँ। तो पर जितना संभव है, जिनको मैं जानता हूँ उनको तो मैं भले 6 दिन बाद वापस कॉल करूंगा या रिप्लाई करूंगा ही। लेकिन जो आजकल अपरिचित नंबर और मैसेज बहुत आते हैं कि पीआरओ हैं, तो फलाना कोई एक बड़ा नाम लेते हैं कि उनके यहाँ से हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ, जो भी है छोड़ दो। बट हाँ, थोड़ा मुश्किल है मैनेज करना, बट उतना भी मुश्किल नहीं है, आदमी चाहे तो हो जाता है। अब ऐसे ही आप रहना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू बिकम अ चेंज पर्सन अभी इतना मेरे से होगा ही नहीं सर, मतलब मैं जिस दिन जीवन में नकली हो जाऊंगा, मेरे मेरे अभिनय पे असर पड़ने लगेगा, और वो मैं नहीं कर सकता। तो अभी बुनावट होती है ना, जिसकी जैसी है वैसी ही है, तो मेरे से बदला नहीं जाएगा, जैसा हूं वैसा ही हूं। क्योंकि ये अगर जीवन में थोड़ा भी, मैं जीवन में अभिनय नहीं कर सकता, अभिनय में जीवन कर सकता हूँ। क्या बात है। तो आप जिस वक्त पे बॉलीवुड में आ रहे थे, आ गए, उसके पहले एक ऐसे कलाकारों का दौर था जिन्हें वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड की स्टैंडर्ड से ग्लैमर नहीं था। नसीरुद्दीन जी हो गए, ओम पुरी होंगे, इरफान वगैरह सब। तो एक क्रिएटिव स्पेस थी, वो शायद कम हो गई थी, क्योंकि एक मसाला फिल्म में सक्सेस यानी 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ वगैरह वगैरह, तो उसमें अपने आप के लिए जगह तैयार करना कितना मुश्किल था, और कितना उसके लिए आई मीन हाउ डू यू डू इट? सर मुझे अभी तक मालूम नहीं है मैंने अपने लिए जगह तैयार कर ली है, पर मैं ये भी एक दिन सोच रहा था कुछ दिन पहले कि सच में मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, और ना मेरे पास कोई अपना पीआर शक्ति है, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम मार्केटिंग कर पाए। तो मुझे लगा कि ओटीटी के आने के बाद और इंटरनेट के आने के बाद मेरी मार्केटिंग आम लोगों ने करी है, क्योंकि मेरे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं पैसे खर्च करके और अपने वीडियो और अपने फुटेज लोगों तक पहुंचवा सकूं। आम लोगों ने, मैं आज ही देख रहा था, मतलब मैं असम में, बंगाल में बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे क्लिपिंग्स निकाल के डालते हैं और उनके मिलियन व्यूज होती है, नॉट असम बंगाल, कहीं से भी, दिल्ली से। मतलब पटना में अगर 40,000 लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, तो रावलपिंडी में भी 40,000 लोग जुड़े हुए हैं, कराची के भी। अभी आज दुबई में था, तो मुझे जो मिले वहां, पेशावर की फ्लाइट एक हमारे पास उतरी थी, तो वो सब छोड़ छाड़ के आ गए और मुझे बुला रहे हैं, 2 पठान इधर आओ। मैं बोला अरे मैं जा रहा था, क्या है बोलिए ना, आओ इधर। मैं रुक गया, बोला क्या है, फोटो देना है। तो मुझे लगा फोटो देना है, मैं बोला नहीं मुझे नहीं लेना है। नहीं 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 आपको फोटो देना है हमें। तो मैं पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, बोले पेशावर से, और थोड़ी पठानी साउंड था, इस बात को पठान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। तो फिर बोला कि इनको देना है फोटो, बोला नहीं आपको मुझे देना है। मैं गया, फिर मैंने उनको फोटो दिया, तो बोले हम बहुत फिल्म देखते हैं ठंड के मौसम में, उन्होंने वेदर भी बताया, ठंड के मौसम में हम आपका पिक्चर देखते हैं। बोला और तो वो कम्बल उम्बल ओढ़ के, मैं बोला अच्छा, तो ये समर और बारिश वारिश में मेरा नहीं देखते। तो खैर, तो आपकी सॉरी, वो आई थिंक इंटरनेट ओटीटी के आने से हमारे दर्शक जो हैं वो डेमोक्रेटिक हुए हैं। उनके पास ऑप्शन बढ़ गया है कि मैं ये चाहूंगा तो देखूंगा, मैं वो चाहूंगा तो देखूंगा। अगर ओटीटी पे जितना आसान है जुड़ना, उतना ही आसान है एग्जिट होना। और उस प्लेटफॉर्म को पता चल जाता है उनके डेटा में कि भाई 22वें मिनट में 20% लोग इस पिक्चर को देखना ड्रॉप कर दिए, छोड़ दिए। सिनेमा घरों में क्या होता था कि इतनी प्रचार प्रसार, मतलब 10,000 थिएटर हैं, 8,000 हमारे ही थिएटर लगे हुए हैं, 5-6 लाख लोग तो देश में ऐसे हैं जिनको रोज सिनेमा देखने जाना है। वो सिनेमा के लिए नहीं, सिर्फ थोड़ा अंधेरा एकांत जगह पाने के लिए।
मैंने वो यंग बच्चे जो हैं तो थोड़ी ऐसा है कि सिनेमा खींच वो कई कारणों से पहुंचते हैं, तो लेकिन अब ऑप्शन ही नहीं रहेगा, एक ही सिनेमा सब शो में लग जाए तो ओपनिंग तो उसको लग ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो पिक्चर असल में मंडे से चलती है, फ्राइडे सैटरडे संडे मार्केटिंग चलता है, वो मंडे चलता है। सिनेमा अगर अच्छी है तो मंडे से समझ में आता है। तो मेरी मार्केटिंग आई थिंक ऑडियंस डेमोक्रेटिक हुई ओटीटी और इंटरनेट आने से, और लोगों को पता चला कि यार अभिनेता को देखा जाना चाहिए, तो उन्होंने ही मुझे बेचने नहीं आता, मैंने एक लाइन मारी थी एक बार, पता नहीं दर्शकों ने कैसे खरीद लिया। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बॉलीवुड का एक सबसे बड़ी मुसीबत ऐसी है कि आपका जो रोल हिट होगा, अतुल कुलकर्णी एक बार मुझे बता रहा था कि उन्होंने मराठी थिएटर में बड़ा अच्छा एक नाटक था गांधी विरुद्ध गांधी करके, गुजराती थिएटर का एडॉप्शन था मराठी में। उसने कहा कि जब मैंने वो रोल किया, वो थिएटर का रोल था, वैसे सिनेमा का नहीं था, तो उसके बाद हर एक रोल फिल्म प्रोड्यूसर उसके पास गांधी बनाने के लिए। तो आपकी जैसे ये गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह जब मशहूर हो गए, तो आपके पास वैसे ही रोल नहीं आए, तो आप उन्होंने बताया कि नहीं आपको वैसा ही चाहिए सिनेमा में, और आप उनको बता सके नहीं मैं वो करूंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल है। अतुल जी मेरे सीनियर हैं, अतुल दा एक सीनियर मेरे सामने बैठी हैं यहाँ पे ड्रामा स्कूल से। तो मुझे आए ना आफ्टर वसेपुर तो कई राइटर और डायरेक्टर आते थे, तो लगता था ये है स्क्रिप्ट और ये है खंजर। वो जो कसाई का रोल था ना, बोला ये है वो खंजर जिससे आप मटन काटिएगा। मैं बोला अरे तो ये क्यों अरे प्रॉप्स है आपका। मैं बोला स्क्रिप्ट ही सुनाते, प्रॉप्स बाद में लेके आते। तो आया, लेकिन लकीली मैं मना करता रहा, और उस वक्त फिल्म बन रही थी मसान, नीरज की, अनुराग की कंपनी में ही। तो मसान मुझे दिया पढ़ने को, मैं पढ़ के मैंने एक 3 मिनट का रोल सिलेक्ट किया। मसा वो सध्या जी रेलवे काउंटर पे रहते हैं और टिकट काटते हैं, और बहुत पसंद किया लोगों ने। बिल्कुल वो सुल्तान कुरैशी का विपरीत था, सॉफ्ट स्पोकन, वो तनावपूर्ण फिल्म है जिसमें थोड़े टेंस मोमेंट फिल्म है, वो एक हल्की हवा लेके आता है, स्मूथ करता है सीन को। तो वो बहुत लोगों ने पसंद किया, और मैं किया 3 खीर की मिनट बात करते हैं आप उसमें? खीर की बात करते हैं कि जिसने खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। और ऋचा को खीर देता हूँ, ऋचा चड्ढा को, बोलती मैं नहीं खा रही, बोले पिताजी का जन्मदिन है, उन्होंने ही बनाया है। और फिर ये लाइन आती है, जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। ये जो आपने जो कहा ना, वो जो खीर के बारे में, आपके जो डायलॉग डिलीवरी होती है, वो देख के ऐसा लगता है कि ये सब लेखक ने लिखा है या आप ही बोल रहे हैं? क्योंकि मैं वजह बताता हूँ, शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर में आप वो ऑटोमेटिक वेपन की बात करते हैं, automatic। और एक जगह पे फिल्म का नाम भूल गया, आप स्त्री में शायद वो आप ऐसे कहते हैं कि ये तो नए भारत की चुड़ैल है। हाँ, वो ऑटोमेटिक वाली भी लाइन स्क्रिप्ट की नहीं थी, वो इम्प्रोवाइज किया था हमने, क्योंकि अनुराग कश्यप कट करते नहीं है, डायलॉग खत्म हो गया, सीन चल रहा है, तो अब इधर थिएटर का एक्टर ब्लैंक नहीं होता है, तो वो कुछ कुछ बातचीत जारी रखता है। तो मैंने बोल दिया कि वो मालिक वो थोड़ा ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने अपने उस यंग दिनों में कई अपराधियों को देखा था कि वो ऑटोमेटिक वेपन्स को लेकर कितने बात करते हैं और दिखाते हैं, देख ऑटोमेटिक आया है, तो मैंने वो डाल दिया। या चुड़ैल वाला भी लाइन स्क्रिप्ट में नहीं था, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वो तो खैर इम्प्रोवाइज करने की बात है। ऐसे भी अभिनय वही कला है कि लिखी हुई लाइन किसी और की हो, और जब किरदार बोले तो लगे कि ये इसी ने लिखी है, कि ये अभी यही व्यक्ति सोचा है और यही व्यक्ति बोल रहा है, ये ना लगे कि अमित राय लिखे हैं। तो मैं वही प्रयास करता हूं कि अभिनेता, मेरा जो एक्टिंग का क्राफ्ट है वो कम से कम दिखे, बहुत कि वो पकड़ ना पाए ऑडियंस की। बाकी है तो क्राफ्ट, उसके बिना संभव ही नहीं है। कैमरा लगा है, 200 लोग लगे हैं, तो राणे साहब बैठे हैं यहाँ, बहुत बड़े संगीत प्रेमी हैं आप। तो आप जब ऐसे करते तो स्क्रिप्ट राइटर गुस्सा नहीं करता, अरे यार तुम मुझे खा लिया आपने, ऐसा नहीं होता? शुरुआत में गुस्सा करते थे कि नहीं 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 नहीं, मैं जो लिखा हूं जैसा बता रहा हूँ ऐसा ही करो। थोड़े दिन बाद में लगा कि अरे जो करता है चल जाता है, तो अब बोलते हैं जो आप कुछ कर दो।
मैं एक किस्सा बताऊंगा। फिल्म के दरमियान अमित राय जी ओ माई गॉड 2 के डायरेक्टर हैं, बैठे हैं, तो थोड़ा एक दो बार नाराज हो गए ये, इनकी कुछ चाहत थी। तो मैंने बोला कि देखिए अमित भाई, ओएमजी के लिए नहीं, वो दूसरे प्रोजेक्ट की बात चल रही थी उस समय। मैं बोला अभी आप अड़ोगे ना, मैं अपने अनुभव से बताया था, तो लोग बोलेंगे कि बहुत रिजिड है, ये अड़ जाता है, और एक हिट देने के बाद अड़ोगे तो लोग बोलेंगे विजनरी है ये। कि विजन अलग है उसका। अब संजय लीला भंसाली विजनरी डायरेक्टर है। तो शुरुआत में हम करते हैं तो डायरेक्टर, एक मुझे याद है पहला काम मुझे मिला था 1700 रुपया पेमेंट, मलाड झरना बार में शूटिंग, वो लिंक रोड पे। 8 बजे मैं पहुंच गया। पहली बार में ऐसे वो डांस बार चलते थे मुंबई में, तो वो डांस बार ही था शायद, और दिन में। तो मैं वहां गया शूटिंग करने, और 8 बजे सुबह से रात के 8 बजे तक हमारा कोई काम ही नहीं आया, बैठे हुए हैं। तो लगे यार अब हमेशा अटेंटिव है, जो एडी आए तो मैं देखूं। तो नहीं क्या हुआ, मतलब मेरा ना 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 बैठिए आप बताएंगे आपको। फिर चला गया, फिर कोई दिख रहा है तो मैं 8 बजे मेरी मेरी बुलावा आया, चलिए। तो मैं गया, डायरेक्टर बोले हाँ चलिए खड़ा हो जाइए यहाँ। मैंने ऑडिशन किया था तो उसमें वो खुद बहुत बड़े माफिया का किरदार था, कि वो कुछ ह्यूमन रैकेटिंग चलाता है और लड़कियों को खरीद फरोख्त करता है। तो मैं गया तो देखा कि मुझे गेट पे खड़ा कर दिए, और एक आदमी मेरे से पहले कुर्सी पे बैठा हुआ है उधर। तो मुझे लगा यार ये वहां बैठे हैं, मुझे गेट पे खड़ा कर दिया, कपड़े भी मेरे चौकीदार जैसे हैं, तो डॉन वो है कि मैं हूं। तो अब हिम्मत भी नहीं है कि डायरेक्टर से पूछे कि डॉन कौन है। बोले अपना कपड़े देख लो, पता चल जाएगा डॉन कौन है। तो जो आदमी सुबह से एनएसडी की ट्रेनिंग करके आया है, ऑडिशन दिया है, डॉन बनने की उम्मीद लगाए बैठा है, शाम को कपड़े भी उसी समय मिले थे कि आप कपड़े मिले, पहन के गया तो दरबान बन चुका था। और बोला कि ये लड़कियां एक दो पास करेंगी और वो भाई कुछ बोलेंगे आपको, जो भी व्यक्ति हैं, और आप उनको बोला हाँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, रोल कैमरा रोलिंग। उन्होंने अपनी लाइन ली, मैंने बोला हाँ कट। क्या किए आप? मैं बोला हाँ किया। नहीं वो गर्दन वाला क्यों नहीं किए? मैं बोला वो भी करना था क्या? बोला तो मैं आपको करके दिखाया था। तो बोला अच्छा जी ठीक है। फिर रोल कैमरा रोलिंग एक्शन, भाई ने अपनी लाइन बोली, मैं बोला हाँ। आपको इंसल्ट ही लेंगे क्योंकि एनएसडी से पढ़ के आए आप। हाँ यही तो कारण है कि मैं 8 साल बिना काम कराया गया था। क्योंकि मैं इंसल्ट होता ही नहीं हूँ। क्या बात। हाँ कि अब देखिए कितना उस घटना को याद करके हम हंस रहे हैं, उस दिन भी मैं तनाव में नहीं था, मैं अंदर अंदर हंस ही रहा था। तो मैं इंसल्ट नहीं ये कर। इट्स वेरी फिलोसॉफिकल। जी कृष्णमूर्ति का एक बड़ा एक अच्छा उनका स्टेटमेंट है, नो वन कैन इंसल्ट मी विदाउट माय परमिशन। तो आप तो बस तो अभी अभी आपने अनुराग कश्यप के बारे में कहा। एक सवाल ऐसा है कि अनुराग भी कहते हैं, आपने भी कहा है कि अनुराग की स्टाइल और आपके अभिनय की स्टाइल इट्स ऑर्गेनिक। ये क्या चीज है कि अनुराग डायरेक्शन में एकदम ऑर्गेनिक होता है, आपका अभिनय का जो शैली है, वो जो स्टाइल है, उसमें आप देयर इज समथिंग लाइक ऑर्गेनिक थिंग इन दैट। ये ऑर्गेनिक क्या है? ये ऑर्गेनिक है। आई थिंक कारण जो नहीं, हमारे क्लास में बाबा कारण साहब थे हम लोगों के टीचर, तो उन्होंने एक बार, वो संगीत पे बहुत काम है उनका, लोक थिएटर पे, तो वो बताए थे कि जंगल का जो फूल है वो किसी ने लगाया नहीं है, वो कहीं से सीड गिरा, लग गया और खूबसूरत फूल आ गए, वो देखने हम जाते हैं जंगल में। और जो मुगल गार्डन की का बागवानी है उसमें माली लगे हैं, उसमें कटिंग छटिंग हुई है, संवारा गया है, तो दोनों फूल की अपनी खूबसूरती है। तो ऑर्गेनिक वाला वो है जिसमें, अब सिनेमा में ऑर्गेनिक होना बिल्कुल ऑर्गेनिक हो नहीं सकता, क्योंकि हम इस सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं, कैमरा लगा है, एक्टर हैं, क्राउड भी नकली बुलाई गई है, वो सेट भी हो सकता है आइडल सेट हो और रियल लोकेशन हमने एक कुछ हिस्सा ब्लॉक किया हो कि ये गली ले लो। पर हम प्रयास करते हैं कि ऑडियंस को
यकीन हो जाए कि ये जो मैं देख रहा हूं ये सच में घटित हुआ है। तो उसके लिए वो तरीका है। ऑर्गेनिक बोल के वैसे तो होता कुछ नहीं है, हम लाइनें उनकी लिखी बोल रहे हैं, याद करके आए हैं, कैमरा मैन ने अपनी पोजिशनिंग करी है। अब मुझे मालूम है कि मेरे को ये लाइट भी लेनी है, मेरा को एक्टर चलते शॉट में अगर वो आ गया हम मेरे और कैमरे के बीच में तो उसको एडजस्ट भी करना है। लेकिन ये सारा खेल, ये वही जादू है कि जादूगर को पता है कि मेरे पोटली में कबूतर कब कहाँ है और बाकी आइटम मेरे कब निकालने हैं मुझे। वो देखने वाले को ऑर्गेनिक लगता है, लेकिन जादूगर को पता है कि इसमें ऑर्गेनिक कितना है और गिमिक्स कितना है, ट्रिक कितना है। बट अगेन वही है कि वो बहुत चमत्कारिक चीज है ना कि एक आदमी दिमाग में सोचता है, पेपर पे उतारता है, फिर कैमरे हायर करते हैं, फिर विनोद जी जैसे लोगों से पैसे खींचते हैं कि थोड़ा धन लाइए, और फिर जाके हम लोग एक दुनिया गढ़ के आ जाते हैं। और वो दुनिया आपको, मैं परसों अटल का फर्स्ट कट देख रहा था, मुझे 3 जगह रोना आया। खुद मैं एक्टर हूं, मैं पढ़ा हूं, मैंने किया है, मुझे उस टेम्परेचर में पता है कितनी गर्मी थी, मेरे मेकअप का क्या हाल था, बावजूद उसके वो पर्दे पे देख के आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो ये जो जादू है, मैजिक है। हमारे टीचर हैं प्रसन्ना सर, पिछले दिन आए थे यहाँ एक एक्टिंग की वर्कशॉप करने हमारे घर पे मड में। तो उन्होंने 15-20 एक्टर थे मेरे साथ साथ, मैं भी था उसमें एक स्टूडेंट की तरह। तो उन्होंने जो हमें बताई तो बहुत बढ़िया था। एक चीज बताई कि बिल्कुल मैकेनिकल करो, बिल्कुल मैकेनिकल करो शुरुआत में, और वो मैकेनिकल करते 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 प्रैक्टिस के दरमियान धीरे धीरे तुमको मैजिकल होना है। हाँ। कि वो कारीगर के इसका इस्तेमाल दिए थे, जो वॉल जोड़ते हैं तो एक मिस्त्री होता है, दीवार राजमिस्त्री, तो वो विद इन सेकेंड ईंट रखता है, ठोकता है, और उसको मालूम है कि एकदम करेक्ट रखा जा चुका है, दीवार टीढ़ी नहीं टेढ़ी नहीं हो रही है। तो बोला कि वैसे ही एक एक ब्रिक बिल्डिंग करके कैरेक्टर बनाओ अपने, और धीरे धीरे उसको मैजिकल करो। पता नहीं सवाल क्या था, हम जवाब क्या दे रहे हैं। अभी अभी अपने अटल के बारे में कहा, ऑर्गेनिक की बात। ऑर्गेनिक की बात, और वो देखते आपको रोना आया, तो उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि श्री राम लागू कहते थे, उन्होंने अपने आत्मचरित्र में लिखा भी है, एक्टर एक सिर्फ लमाण होता है, वो जो कुछ बताया गया, लेखक ने जो कुछ दिया उसकी डिलीवरी करना। तो सवाल इन्वॉल्वमेंट के बारे में है, उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ एक क्लास ऑफ एक्टर्स है कि मैं इतना वो भूमिका जी रहा हूँ, दूसरी तरफ एक नया स्कूल वाले जो आर्टिस्ट है वो कहते कि नहीं नहीं नहीं, आई मीन इट्स पार्ट ऑफ द क्राफ्ट। तो क्राफ्ट और इसमें ये जो बैलेंस कैसे होता है, क्या करते हैं आप अपने जो ट्रेनिंग का कुछ भाग है, या अपने आप से कुछ ये एक्सपेरिमेंट आप करते रहते हैं? नहीं सर, ये ट्रेनिंग का और सतत सोचने रहने का, एक्सप्लोर करते रहने का हिस्सा है। मैं कुछ दिनों पहले सोच रहा था कि अभिनय एक ऐसा पेशा है जिसमें एक समय पे हम 3-4 काम कर रहे होते हैं, और ये एक तरह से बड़ा मतलब वो मेडिटेशन और दार्शनिक काम है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे लाइनों का भी फिक्र है, मुझे इमोशन की भी चिंता करनी है कि करेक्ट डिलीवर हो, मुझे को एक्टर का भी ध्यान रखना है, उसके क्यू का, मुझे वो कैमरे का भी ध्यान रखना है कि मैं छुप न गया। तो एक समय पे 3-4 काम करते हैं। तो वो क्या था आपका सवाल वैसे? इन्वॉल्वमेंट रोल के में इन्वॉल्व, क्योंकि मैं इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। मराठी में एक बड़े अच्छे कलाकार थे पुराने जमाने के, वो एक जो भूमिका करते थे वो एक मानसिक, आई मीन इट वाज ए चैलेंज रोल, थोड़ा सा पागलपन था। तो जिंदगी में उन्होंने वो भूमिका निभाई, ही वॉज वेरी पॉपुलर फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। लेकिन बाद में वो जो खामोशी में शायद वहीदा रहमान का जैसा होता है, वैसा उनके बारे में हुआ कि वो जो इतनी भूमिका में इन्वॉल्व हो गए थे, उनको साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। ये जो एक्टर में इन्वॉल्वमेंट कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? होती है, बहुत होती है। लेकिन अभी के हम लोग जिस पीढ़ी के हैं और जिस क्राफ्ट और टेक्निक से आते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा कई बार हमारे हाथ में नहीं भी होता है। बावजूद उसके मैं अटल खत्म करके और दूसरे दिन स्त्री के सेट पे पहुंच गया, सीधे दिल्ली से चंदेरी। एक दिन 8 को पहुंचा और 9 से मेरी शूटिंग है। 9 को पहला दिन मैं शूट करना चालू किया एक सीन,
मेरा डायरेक्टर कट आके मेरे को धीरे से बोल रहा है, अटल जी दिख रहे हैं। तो ऐसे होता है? हाँ, मैं बोला मैं क्या करूं, अटल जी दिख रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं है। तो नहीं नहीं सर, एक और ट्राई करते हैं टेक। ठीक है, दोबारा टेक हुआ, फिर आके बोला कि स्पीच तो उन्हीं की तरह और गर्दन हिल रहा है। मैं बोला ठीक है, एक और करो ट्राई। एक और ट्राई किया, फिर आके बोला सर आज छुट नहीं करते हैं ये सीन, आप जाओ होटल बैठो आराम करो, कल से करेंगे। बोले ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी चाह रहा था छोड़ दे। तो एक दिन रेस्ट किया, तो कुछ मैनरिज्म उस कैरेक्टर की अगर हम एडॉप्ट किए हैं और 30-40 दिन तक लगातार प्रैक्टिस किए हैं, तो वो साथ में 2-3 दिन लगता है उसको पूरी तरह से जाने में। कुछ मैनरिज्म की बात कर रहा हूं मैं। प्लस वो क्या है ना, मैं पिछले दिन ऐसे ही बोल रहा था कि वो मैं लेखन सबसे इंपॉर्टेंट है, राइटिंग लेखन, लेकिन लेखन जब तक कागज पे है तो कागज का फूल है। अभिनेता आता है तो रंग और खुशबू लाता है उसमें। लेकिन अभिनेता को रंग और खुशबू लाने के लिए अगर वो स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है तो फिर वो फूल सुंदर, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो उस कागज के फूल की भी उतनी ही अहमियत है, ये सिर्फ वो वाला कागज का फूल नहीं है। तो अब डिलीवर करते वक्त मुझे कई बार क्या हर बार ऑलमोस्ट एक्शन और कट के बीच में मुझे नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं, और अगले टेक में ये सेम चीज रिपीट कर पाऊंगा कि नहीं। तो इसलिए मेरे एडिटर बोलते हैं कंटिन्यूटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। एक टेक में बायां हाथ उठाता हूं, दूसरे में दाहिना उठा दूंगा, तीसरे में कुछ कर दूंगा, क्योंकि उस क्षण में मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल होता भी है और नहीं भी होता है। हाँ, तो वो भी अभी एक्सप्लोर करने के प्रोसेस में है। ये थोड़ा सा निजी सवाल है, ऐसे कभी होता है क्या, आपके बारे में हुआ है क्या कि आप किसी बड़े रोल में, लंबे वाला चल रहा है, उसका शूटिंग वगैरह हुआ है और घर में आए और वो जो कैरेक्टर आप जो किरदार निभा रहे हैं वही आपके साथ घर में आ गया, तो भाभी जी ने बताया कि अभी एक्टिंग मत करो, ऐसा कभी होता है? हाँ, हो एक आध बार हुआ है। एक आध बार नहीं, हर बार होता है कि हम असल में क्या होता है ना कि एक रोल करते वक्त हम बहुत सोचते हैं उसके बारे में। जब सोचते हैं, घर पे सोच रहे हैं, खाने के पहले शौचालय में, इधर उधर, तो आप किसी चीज के बारे में कंटिन्यूअस सोचते रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपके आचरण में, आपके बिहेवियर में वो आ ही जाएगा। तो मेरे हुआ है, मेरी पत्नी ने कई बार बोला है। अब वो समझ गई है कि ये इसका चल रहा है कुछ मेंटल प्रोसेस, तो अब नहीं बोलती है। शुरुआत में उनको लगा था कि यार ये वो तो आदमी ही नहीं है जिसके साथ हमने जीवन की शुरुआत की थी। तो फिर उनको अभी कुछ एक हफ्ते पहले रात को बैठ के मैं अभिनय और दर्शन पे आजकल फिलॉसफी पे बहुत पढ़ते रहता हूँ और जोड़ते रहता हूँ। तो कुछ उनको समझा रहा था रात को, और वो भी आश्चर्यचकित थे कि अरे यार ये तो इतना कुछ होता है। मैं बोला हाँ, इतना कुछ होता है, मुझे भी याद नहीं क्या समझा रहा था। रघुराम राजन एक बार बातें करते हुए, आरबीआई के गवर्नर थे और रॉक स्टार गवर्नर की इमेज थी उनकी, तो बोल रहे कि घर में जाता हूं तो मैंने कहा कि आपकी तो इतनी बड़ी अच्छी इमेज है, तो एकदम पॉपुलर हो गए, घर में जाने के बाद कुछ गड़बड़ तो नहीं होती? तो उन्होंने कहा हाँ होती है ना, लेकिन बीबी सीधे जमीन पे लाती है। तो आरबीआई गवर्नर की बात है। तो खैर, आप एनएसडी के बारे में आपने कहा, अनुराग यही मंच पे कह गए थे कि सिनेमा पहले आ गया, सिनेमा स्कूल बाद में आ गए, तो एक्टिंग पहले आ गई, एक्टिंग स्कूल, वैसे ही वही तरीके से कहा जाता है। तो इसकी कितनी अहमियत रखती है, क्योंकि आप तो एनएसडी के हैं, बहुत सारे एनएसडी के नहीं भी है। हाँ, तो आप नवाजुद्दीन, ये जो नई जनरेशन है, अमृता है यहाँ पे, तो ये कितना मायने रखता है कि पढ़ा लिखा, यानी कि एनएसडी जैसा एक्टिंग सीख के आया हुआ एक्टर और अपने आप एक तरीके से जिन्होंने डेवलप किया है वो एक्टर? जो जैसे लोक कलाओं के एक्टर होते हैं, दशावतार जब मैं कोंकण में कर रहा था, वलावल एक जगह है कुडाल से अंदर, तो वहां मंदिर में, तो जो अभिमन्यु की पत्नी की भूमिका करते थे, उसमें पुरुष ही स्त्री भूमिकाएं करते हैं और कमाल करते हैं, अद्भुत। तो हम सब एनएसडी के छात्र थे, एनएसडी ने भेजा था हमें कि महाराष्ट्र जाओ और महाराष्ट्र की सारी लोक कलाओं को 2 महीने तक घूम घूम के पढ़ो। सोनटक्के जी, हमारे कमलाकर सोनटक्के जी हमारे कैंप डायरेक्टर थे, घुमा रहे थे। तो लोक कलाओं में एक एक्टर ट्रेंड नहीं होता है, वो बाप दादा को करते हुए देखा है, देख देख के सीखा है।
वो विलक्षण होते हैं। लेकिन जब वो अभिनेता एक मॉडर्न मीडियम में आता है, अगर सिनेमा करने आता है, तो फिर उससे यहाँ लोग अलग अलग भूमिकाएं कराएंगे। उसकी उसकी बंदिश थोड़ी सी हो सकता है कि लोक कला में वो ब्रिलियंट है, लेकिन आप बोल दीजिए कि अब तुमको ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं करना है, फोर्थ वॉल आ गया यहाँ पे स्टेज पे। सिनेमा तो बार बार फोर्थ वॉल क्रिएट ही करता है कि भाई इसमें लोग नहीं है, तो उसको दिक्कत होती है। उसको तो आदत है मुझे ऐसे इंटरेक्ट करने की, संवाद बोलूंगा और रिएक्शन पूछ बोलूंगा कैसा, ठीक बोला ना। तो उसमें अभिनेता की ट्रेनिंग, अगर उस कलाकार को लोक कलाओं के साथ साथ फोक आर्ट के साथ साथ यदि सिनेमा में आना है या मॉडर्न प्लेज करने हैं या क्लासिकल इंडियन ड्रामा करना है, तो फिर ट्रेनिंग की बड़ी जरूरत है। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई आर्किटेक्ट नहीं बन सकता या न्यूरो सर्जन नहीं बन सकता, उसकी पढ़ाई जरूरी है। एक होता है कि मसाज करके हम बिठा देंगे, दर्द तुम्हारा ठीक कर देंगे, हार्ड वैद्य, लेकिन उसके आगे के लिए फिर सर्जरी करनी है तो फिर ट्रेनिंग चाहिए। नहीं तो दोनों आवश्यक हैं, उतने ही खूबसूरत और कमाल के हैं। अब मैं पहले सिनेमा में आने के पहले लोक कलाकार ही था, जो आपको बताया कि इतने सारे बिहार के फॉर्म, नर्तक, डांस, रिदम, ये वहां की देन है। जैसे मैं थिएटर में आया और एनएसडी पहुंचते मेरे को लगा ये लोग तो रोक रहे हैं, ये तो पढ़ाने लगे। मैं तो पढ़ाई से भाग के नाटक करने आया था, ये वापस बोल रहे हैं पढ़ो, ये क्या तरीका है। आप बोल रहे हैं यहाँ से वहां जाने के लिए, एक मॉडर्न एक्टर को बोलते हैं मोटिवेशन क्या है तुम्हारा, कैसे जाओगे। हमें तो लोक कला में मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, और खूब यहाँ से वहां कहीं चले जाओ। तो एक फोक लोक कलाओं के एक्टर में और एक मॉडर्न एक्टर में वो बंदिश होती है। फिर वो उसको लगता है यार कितना क्राफ्ट सीखें, कितना न सीखें। मुझे लगा मेरा इम्पल्स जो पहले था, एनएसडी की ट्रेनिंग ने मेरे इम्पल्स को खत्म कर दिया। नहीं, मैं पूछने वाला था, नेचुरल जो एक होता है उसमें कंट्रोल नहीं होता, कम नहीं होता, ट्रेनिंग ने करता है वो, आपके इम्पल्स को खत्म कर देती है। फिर उसके बाद एनएसडी की ट्रेनिंग लेने के बाद दुनिया के हर एक्टर की अपनी एक मेथड होती है। जिसकी मेथड बढ़िया है वो ठीक ठाक एक्टिंग करता है, जिसका खराब वो खराब करता है। तो हर कोई मेथड एक्टर है। तो मैंने बाद में ये समझ में आया कि बॉस वो इस इम्पल्स को बचा के कैसे रखें, और मेरा इम्पल्स भी बचा रहे और क्राफ्ट की भी समझ बची रहे, और मैं अपनी मासूमियत और अपने सहज होने का भी प्रैक्टिस करता रहूं। ये मासूमियत भी 2023 में नेचुरली नहीं रह सकती है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं कि मैं करप्ट ना हूं। विंस्टन चर्चिल कहते थे कि मेरी जो एक्सटेम्पोर स्पीच है उसके पीछे 3-3 घंटे का रियाज है। व्हेरी नाइस। मला असं वाटतं की गप्पा या अशाच चालू राहतील। इसमें एक फॉर्मेट ऐसा होता है कि सामने से भी सवाल बहुत सारे, आई एम श्योर आपके लिए तो बहुत सारे रहेंगे, असतीलच मला वाटतं, हात वर असतील तर। अतुल शिरोडकर सर, आपने अभी कहा कि आपकी पॉपुलैरिटी के लिए आपको कोई खर्चा करना नहीं पड़ा, वो नेचुरली हो गया। तो फिर भी आपको एहसास तो है कि आप एक उच्च प्रति के आर्टिस्ट है, अभिनेता है, और उसको फ्रेश रखने के लिए आप क्या कोशिश करते हैं? मतलब एक आर्टिस्ट जो फेमस हो चुका है और आपको पता चल गया है कि अंदर का व्यक्ति भी उतना ही समान है, तो व्यक्ति और आर्टिस्ट इन दोनों को मेंटेन करने के लिए आप क्या कोशिश करते हैं? जैसे कि अभी आपने कहा ना कि आपने आपकी मासूमियत आप रखने के लिए भी अभी कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, रोज जेट्टी से आता जाता हूँ मास्क पहन के, तो 500 मीटर पैदल चलता हूँ बरसोवा गांव में, तो सब कुछ सही हो जाता है उतने ही में। तो कुछ नहीं, हाँ वो है बिल्कुल, मैं अपने व्यक्ति पे अभिनेता को हावी नहीं होने देता हूँ। हाँ, अभिनेता पे अपने व्यक्तित्व को हावी जरूर कर देता हूँ, लेकिन उस अभिनेता पे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ। वो पेशा है, वो पर्दे तक ही ठीक है। जीवन में जितना सही रहे, सहज रहे, तो वही है। आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा, और कौन सा किरदार करते समय आपको मुश्किलें आई? हाँ, पसंदीदा तो बड़ा मुश्किल है बताना कौन सा है। जैसे अब आपसे पूछें कि आपका पसंदीदा ज्वेलरी कौन सा है, हाँ, तो भाई हलवाई का तो सब मिठाई आपके ऊपर है, आपको कौन सा पसंद आए। तो
पर हाँ न्यूटन, कांति शरण मुद्गल अभी ओ माई गॉड में, क्योंकि मैं इन्होंने टास्क दे दिया था ये आके मेरे को कि भाई मालवी बोलनी है, लंबी लंबी स्पीच 8-8 मिनट बोल रहा हूँ फिल्म में, वो तो थोड़े इन्होंने, बाकी सेंसर ने काट के छोटा कर दिया स्पीच मेरा। मैं पूछने वाला ही था, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है क्योंकि ओ माय गॉड जैसे फिल्म के ऊपर सेंसर एडल्ट सर्टिफिकेट देता है, तो वो जो पर्पस ही डिफीट होता है, ऐसा नहीं लगता आपको? अभी तो सवाल सेंसर से पूछना चाहिए, हम तो हम लोग क्या इसका उत्तर देंगे। हाँ, ऐसा निराशा तो हुई ही थी कि यार जिस आयु वर्ग को ये फिल्म देखनी है वही वंचित रह जाएंगे देखने से। तो कहानियां हमें समृद्ध करती हैं। मैं बिगिनिंग में बोला था कि वो किरदार का प्रिपरेशन, उसकी हिस्ट्री, हमें अटल जी की बायोपिक और इनकी फिल्म ओ माई गॉड, इन दोनों स्क्रिप्ट ने, कहानियों ने सर मुझे समृद्ध किया है। मैंने उनको कितना दिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन किरदारों ने, उन कहानियों ने मुझे कितना दिया है वो बहुत है, अतुलनीय है। उसका मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मैं बेहतर आदमी बना हूँ माई गॉड करके, मैं बेहतर आदमी बना हूँ अटल जी की बायोपिक करके। तो इसी से जुड़ा सवाल, ऐसी कौन सी भूमिका, कौन सा रोल, कौन सा किरदार आपको लगता है कि यार यार ये मैंने करना चाहिए था? नहीं, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूं मैं प्रणाम। कि जो मेरे हिस्से में मिला ही नहीं उसको मुझे करना चाहिए था, सोच के क्या समय क्यों गंवाना, तो मैं छोड़ देता हूँ। और ना ही मेरी कोई ये है, लोग पूछते हैं कि कौन सा रोल करना चाहते हो, ऐसा कोई ड्रीम रोल नहीं है मेरा। जो रोल मिलता है उसी को ड्रीम रोल बना लेते हैं। महेशराव भोसले, तुम्ही माधव मिश्रा केलाय. हाँ, माधव मिश्रामध्ये माझा वैयक्तिक अनुभव तुम्हाला फक्त एवढं सांगायचं आहे की मी सगळ्या ग्लासांमधला बर्फ सोडला. तो जो बर्फचा शॉर्ट होता त्या शॉर्टमुळे आयुष्यामध्ये कुठच्याही प्रकारचा बर्फ मी आता ह्याच्या पुढे कधी खाणार नाही. खूप मोठ्या आनंदाला मुक्ताय हो तुम्ही. तुम्ही तसा बर्फ सोडलाय का? बर्फ खाना, बर्फ का इस्तेमाल, बर्फ माधव मिश्रा की जो भूमिका है इसके बाद उन्हें बर्फ लेना छोड़ दिया. आपको तो उसके पहले ही बर्फ लेना छोड़ देना चाहिए था। बर्फ सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो चाहे दिन में ले या शाम को ले। माधव मिश्रा बहुत बढ़िया किरदार है और बड़ा रिलेटेबल है। आम हर व्यक्ति, मैं भी रिलेट किया था कि वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, एफिडेविट कराने वाला आदमी, मर्डर केस आ जाता है, जज पूछते हैं तुमसे होगा क्या, तो ये भी हंस देता है कि सर देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो इतना लो कॉन्फिडेंस का, नोटरी कराने वाला वकील है, 20 रुपए में नोटरी करा दे, सर्टिफिकेट पे मुहर लगवा दे, अब उसको मर्डर केस मिल गया। जज बोलते हैं कि भाई ये मर्डर केस है, तुम कहाँ इधर आ गए? बोलता सर ट्राई करूंगा। तो हो पाएगा तुमसे? तो हंस देता है कोर्ट में। और फाइनली वो आदमी कैसे केस को जीतता है। और आप समझिए कि हॉट वो सीरीज है जो यूके में 2 सीजन बना, बीबीसी का था ओरिजिनल, क्रिमिनल जस्टिस, ब्रिटेन के पुलिस और लॉ सिस्टम पे। भारत में 3 सीजन बन गया, चौथा बनने जा रहा है। बर्फ की अहमियत भारत जानता है. हाँ, कि गाय जब तक दूध देती है दूध लेते रहो। हाँ सर, आगे। सर मैं लीनल चौधरी, मुझे एक आपसे क्वेश्चन पूछना है कि जो आपका 2021 की फिल्म थी मिमी, उसमें आपने भानु प्रताप पांडे का एज अ टैक्सी ड्राइवर का रोल किया था, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा एज अ टैक्सी ड्राइवर? बहुत अच्छा है। उसके डायरेक्टर थे लक्ष्मण उतेकर जी, जो यहीं के हैं, वो पिंड से आगे उनका गांव है, मतलब क्या है, तंबकेश्वर के नीचे इस साइड में। तो बहुत अद्भुत डायरेक्टर हैं। हमने साथ में पहले लुका छुपी की थी मिमी में, तो मजा आता है लक्ष्मण के साथ भी काम करने में। शानदार अनुभव था। रोहन ने स्क्रिप्ट लिखी थी उसकी, बहुत बढ़िया लिखे थे वो लोग। बिगनिंग में मैं नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उन दिनों बीमार था मैं पिछले 2-2.5 साल तक बहुत बीमार रहा, एक दुर्घटना होने के बाद से। तो पर जबरदस्ती करके लक्ष्मण ने, और जो मेडॉक फिल्म के दिनेश विजन है, वो मेरी बीवी को ये लोग पकड़े कि तुम कन्विंस करो इनको। फिर एक दिन घर आए लोग खाना खाने, और खाना खा के ऐसा जाल बनाया
कि 15 दिन बाद मैं सेट पे था, 1-2 महीने बाद। तो फिल्म हो गई है, जब नेशनल अवार्ड मिला तो मुझे लगा अच्छा ही हुआ था, मुझे उन लोगों ने ये काम करवा लिया कैसे भी। हाय पंकज, आपके साथ थोड़ा ही हमने एक साथ काम किया है, लेकिन जितनी बार आपसे मिली हूँ सचमुच आपने तो कह दिया कि जो रोल मेरा नहीं है उसको हमने प्रणाम कर लिया, लेकिन सचमुच ये बहुत डिफिकल्ट बात है। आपका जो नजरिया रहा है इसे देखने का, हमारी फील्ड को देखने का, क्योंकि मैंने इतने एक्टर्स को, इतनी उनकी लंबी ये देखिए कि ऊपर नीचे होता रहता है और इनसिक्योरिटी आ जाती है, कई बार जेलसी, ये सब चीजें आ जाती है और उसमें सही गलत कुछ नहीं है, लेकिन आप में ये जो शांति और ये सब है वो पहले से, आपने कहा पहले ही इसमें अगर आपको रोल डॉन का नहीं था, वो आपको दरबान बना लिया, फिर भी आप खुश थे। तो ये इसका कहीं तो शुरुआत होगी आपके बचपन में, किस वजह से आपके माता पिता कहाँ से, मतलब आप जो हैं उसका थोड़ा सा जड़ कहाँ से है हमें वो जानना है, बिकॉज आप जो चीजें इतनी आसानी से कह रहे हैं वो कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है ना? तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहे तो। पता नहीं, आई थिंक सर ने जो बिगनिंग में की थी कि वो गांव और एक अर्बन सिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कितना होता है। मेरी अपब्रिंगिंग बिल्कुल 22 साल गांव में हुई है और ऑफ कोर्स अभाव होगा उस समय, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं। हम अति लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं। कल रात को मैं सोच रहा था कि मैं कहीं होटल में जाता हूं और होटल में लाख में बोलता हूं कि मुझे खाने में जो भी रूम में भेज रहे हो ना, छोटा पोर्शन देना, चावल कम देना, वेस्ट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। वो ज्यादा दे देते हैं और कितना भी बोलो 3 बार, तो मैं ओवर ईटिंग करता हूँ रोज। फिर मेरे को लगा मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि अब सच्चाई ये है, वो गांव और शहर और अभिनेता और सक्सेस और फेलियर की लड़ाई की, अब मैं इस वक्त जीवन में मिडिल क्लास नहीं हूं, मुझे पता है ये बात, लेकिन मेरे भीतर का मिडिल क्लास नहीं जाता है। वो एक चम्मच चावल को वेस्ट होने पे परेशान हो जाता है। मैं अपने थाली में कभी अनाज नहीं छोड़ सकता हूं। मैं अपने घर में देख लेता हूं किसी को करते हुए तो मैं परेशान हो जाता हूं। तो और वो अच्छा है कि वो मेरे भीतर की जो भी, तो जो बचपन की अपब्रिंगिंग है ना, पिताजी को पैर में घाव है और उसी अवस्था में समय से देखा है खेतों में जाके काम करते हुए, हम भी जाते थे उनके साथ। मैं खुद 10वीं क्लास तक खेती किया हूं। अब ये कहानियां मैं नहीं बताता हूं कि लोगों को ये ना महसूस हो कि ये कुछ सिंपैथी लेना चाहता है, क्योंकि जैसे हम अंडरडॉग की कहानी सुनाते हैं, हम बहुत गरीब थे, हम खेतों में काम करते थे, तो एक पीछे लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बना के उसके रील्स बना देते हैं। फिर तो मैं इसलिए बात कहते कहते ये भी कह दिया कि क्या पता आज ही रील न बन जाए। तो सबके जीवन के हिस्से की अपनी चुनौतियां हैं, अपने स्ट्रगल हैं, हर कोई आता है। तो आई थिंक वो अपब्रिंगिंग, माता पहले टीचर माता पिता होते हैं, तो घर में शायद मेरे माँ बाप ने जैसे संस्कार दिए उससे बढ़ के, क्योंकि मैं जब 12 दिन गांव में था तो मैं अपने गांव के मेरे बैच क्लासमेट बच्चों को देख रहा था, उनसे बात कर रहा था। 12 दिन गांव में कुछ करने को था नहीं, वोडाफोन गांव में मेरा बंद, तो बहुत अच्छा, मैं खुशी खुशी फोन को रख दिया ऊपर, तो 13 दिन बिना फोन के हूँ गांव में। तो मुझे लगे कि मेरा जो क्लासमेट है लगभग गांव में सेम ही टीचर, सेम ही स्कूल में पढ़े, अब सोचने के स्तर में हम दोनों में बहुत बदलाव आ गया है। तो फिर मुझे लगा कि सिर्फ माँ बाप की भूमिका और गांव की भूमिका नहीं है उस बचपन के अपब्रिंगिंग की। इसके बाद जो किताबें मिली, इसके बाद जो टीचर मिले ड्रामा स्कूल में, पटना में, मुंबई में, तो उन सब का थोड़ा थोड़ा योगदान है इसको बनाने में। उसके बाद दर्शन, फिलॉसफी की बातें मैं बहुत पढ़ता हूँ, कृष्णमूर्ति जी हो या और भी लेखक जो है लिखते हैं उस पे। तो ये मुझे हमेशा ये समझ में आ गया कि गुरु एक जीवन मिला है और जितना सीखना है, समझना है। हम पैदा होते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं, शर्ट का बटन कैसे बांधना है या बायां हाथ किधर जाएगा, डोरी कैसे बांधनी है नाड़े की, ये भी माँ सिखाती है। जब ये ओ माय गॉड कर रहा था तो मुझे थॉट आया कि सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। उस स्क्रिप्ट से मुझे लगा यार हम सब कुछ तो सीखते हैं, पैंट पहनना, खाना खाना से बताया जाता है कि ऐसे
सानो, तोड़ो, फिर डाल मुंह में डाल के खाओ, इसके बेसिक रूल हैं, इसकी बेसिक हाइजीन है, हाथ धो के ही खाना है। तो मुझे लगता है कि हमारा लाइफ जो है कुछ न जानने से बहुत कुछ जानने और सीखने के बीच की यात्रा है। वो कारण है कि मैं दुखी भी नहीं होता हूं, मैं बहुत ज्यादा उड़ता भी नहीं हूं, ह्यूमिलिएट भी नहीं होता हूं। आता है कई बार गुस्सा, कई बार मेरे अंदर का व्यक्ति है वो भी चढ़ता है कि इसको बता दे तू कौन है। मैं बोलता हूँ चुप बैठ तू, मैं कुछ नहीं हूं, किसको क्या बताना कौन है। तो वो एक इंटरनल लड़ाई चलते रहती है और वो प्रैक्टिस के थ्रू इन किताब गुरुओं का योगदान है ऐसे होने में। याच्याच अनुषंगाने मला लंबा बोल दिया मैं। नाही, त्याच्या आधी 2-3दा विषय निघाला. ओमाय OMG 2 चे दिग्दर्शक इथे आहेत, अमित राय. मला असं वाटतं अमित एकदा सगळ्यांना सांगायला हवं. आणि अटलचे दिग्दर्शक पण इथे आहेत, रवी जाधव. मला असं वाटतं की अमृता का सवाल मैं आगे लेना चाहता हूँ. मेरे में जो जर्नलिस्ट है वो जाग गया है. ये सब बात ठीक है, सुनने में अच्छी लगती है, मिडिल क्लास वो सब, इट्स वेरी नाइस टू हियर, वो मजा आता है. लेकिन आपकी लड़की तो मिडिल क्लास में नहीं पैदा हुई ना? नहीं हुई है, नहीं हुई है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द फ्रिक्शन? उसमें भी कुछ उसका जीना, आपके जो वैल्यूज है, आपके जो विचार है, सोच है, वो आप उसके ऊपर कितना थोपने लगते हैं, नोइंगली अननोइंगली? अननोइंगली तो बहुत थोपते हैं, थोपते ही होंगे, क्योंकि वो कुछ भी निर्णय लेने में 10 बार अपने माँ से मुझसे पूछती है। तो हमें लगा कि इतना हमने इसको दबाव ही दिया होगा तभी तो पूछ रही है इतना कुछ कि ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो पहला जनरेशन है ना, और उसने बचपन बॉम्बे में बिगनिंग के 8 साल वो पैदा हो गई थी, तो उसने हम दोनों को बाइक पे घूमते हुए और वो सब देखा है। तो उसके पास लकीली वो बिल्कुल वो गोल्डन स्पून वाली बच्ची नहीं है। उसने अपने माँ बाप को देखा है, उनकी जर्नी को देखी है, तो वो समझती है। बावजूद उसके वो कुछ चीजें मैं थोपता भी होऊंगा उस पे। लेकिन उसके नसीब में कहो तो वो गांव नहीं है। वो अब मैं चाहता हूं अपनी तरीके का जीवन उसको दूं, पर मुझे पता है वो संभव नहीं है। मुझे जैसा जीवन मिला है, मैं कितने पैसे खर्च कर दूं, किसी और को वो जीवन नहीं मिल सकता है। वो जीवन बस अकस्मात मिल जाता है, वो प्रभु देते हैं। और अद्भुत जीवन मिला है मुझे। मैंने हर घाट का पानी पिया, भारत की सारी नदियां मैं घूमा हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक। और सेहत अच्छी है आपकी? हाँ, सेहत ठीक है। आपको सुन के ऐसा लगता है कि आप लिखते होंगे, तो आप कुछ लिखते हैं क्या? अगर है तो कुछ नहीं, बोल ही इतना देते हैं कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो बोल रहे हैं, कभी लिखने की कोशिश की है? बहुत अच्छा बात करते हैं आप, तो कभी ऐसे सोचा है कि मैं कुछ लिख? डिजिटल दुनिया में तो आजकल जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिखी जा रही है डिजिटली। पीछे यहाँ भी कैमरा लगा है, तो कहीं ना कहीं दर्ज हो ही जाएगा। हेलो, नमस्कार, मंदार आपटे। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक्स टू लोक सत्ता, केसरी, घारे एंड विपगौर। मैंने बहुत सारी फिल्में या OTT पे सीरियल्स आपके देखे हैं, मगर जो सबसे अच्छा आपका किरदार लगा वो 83 का था। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने ऑडियंस है उनमें हर एक ने वो मैच देखा है, और आपने कहा कि आप हर एक किरदार का एक अभ्यास करते हैं उसको निभाने से पहले। तो मुझे वो जानना है कि वो जो नाम सिंह जो मैनेजर थे, उनके बारे में आपने कैसे सीखा या पढ़ा, या उनको कैसे आपने समझा? मैं उनके घर गया था, हैदराबाद में रहते हैं, तो मैं उनके घर गया था और उनके साथ रहा, दिन भर बातें की, खाना खाए। उनके घर के ऊपर एक उन्होंने अपना निजी संग्रहालय बना रखा है क्रिकेट के ऊपर। तो उसके बाद लगातार हम फोन पे थे। आज भी मेरी मान सिंह जी से बात होते रहती है, उनसे, उनके बच्चे से, उनकी पोती से। तो उनके साथ गुजारा, वो तो इतनी कहानियां मुझे बताए जो कि फिल्म में नहीं है, क्योंकि फिल्मों की एक समस्या है कि 2-2.5 घंटे में कहानी कहनी है, तो अगर रियल इंसिडेंट हो तो बहुत छूट जाता है। तो मैं मिला था उनसे और मिलके वो सारे फीडबैक उन्हीं से लिए थे। मैं प्रदीप चंपानेरकर जी, नमस्ते। मुझे आपके रोल के बारे में, कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं पूछना है अभी, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना था कि आपने कहा कि मेरा गांव अभी जो बचपन में था तो इट हैज चेंज अ लॉट नाउ।
तो इट इज बट नेचुरल दैट द थिंग्स विल चेंज एज अ टाइम पास। उसको ही हम बोलते कि विकास होता है। लेकिन व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम द विलेज, उसका जो कैरेक्टर है और वैल्यूज है विच शुड नॉट चेंज, और व्हाट वैल्यूज यू हैव सीन इन द विलेज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द सिटी एंड द विलेज, जो चेंज नहीं होना चाहिए वो क्या लगता है आपको? हाँ, वो विकास के क्रम में विनाश की भी संभावना होती है। हाँ, डेवलपमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय भी करने लगता है कई चीजों को, तो वो प्रोटेक्ट करके रखना है कि बचा के कि जो मूल्य हैं, विचार हैं, वो वही वैल्यू है जो समाज में हम घरों में सीखते हैं कि भाई किसी का हित ना करो, संवेदनशील बनो, दूसरे की पीड़ा को भी समझो। हमारी प्रॉब्लम ये है, ज्यादा समस्या है कि करुणा की कमी हो गई है। करुणा समझ रहे हैं ना? हाँ, तो करुणा की मात्रा अगर बढ़ जाएगी ना तो ये सतयुग हो जाएगा, कलयुग नहीं रहेगा। जिस युग में हम जी रहे हैं सिर्फ करुणा लोगों में बढ़ाना है, तो जो करुणा है, संवेदना है, उनको बचा के रखें। आप हर पत्ते को ना, पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं और वो हवा में उड़ के कहीं से कहीं चले जाते हैं। जैसे आप किसी छोटे गांव खेड़े से विस्थापित होकर विदर्भ से, नागपुर से, कोंकण से मुंबई आ गए, लेकिन उस गिरे हुए पत्ते को अपनी रूट्स पता होनी चाहिए, किस पेड़ से गिरा है, तो आगे की जर्नी ठीक रहेगी। तो बस उतना ही। मुझे 2 सवाल आपसे पूछने थे। पहला सवाल था उन 8 सालों के बारे में जब आपका स्ट्रगल काफी चल रहा था और सक्सेस मिलना बाकी था। तो उन 8 सालों में हर सुबह जब आप उठते थे तो आपको पता था कि आप बहुत बढ़िया एक्टर हो और एक दिन आपको सक्सेस मिलेगा, और वो पेशेंटली आपने कैसे हैंडल किया और खुद को क्या कहते रहे और कैसे वो प्रोसेस था? जी, मेरा दिन आएगा। दूसरा भी बोलो। हाँ, और दूसरा सवाल यह है कि आपने अभी कहा कि वो मिडिल क्लास वाला इंसान अभी भी आप में जीवित है, तो वो बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ने से आपको कंट्रोल नहीं करता? कभी कभी करता है ना। मैं सुसंतुष्ट, मुझे नींद 8 घंटे की चाहिए। बाकी मैं बहुत बड़ा अमाउंट छोड़ देता हूँ सिर्फ विचार पे कि मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं इस चीज से, मैं नहीं करूंगा। इतना बड़ा अमाउंट की मतलब पूछिए मत, लेकिन मुझे लगता नहीं, मुझे 8 घंटा नींद जरूरी है। और मुझे आज भी पता नहीं है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। तो उन 8 सालों का छोड़िए, आज भी ये जेन्युइन बोल रहा हूँ, ये हम्बल होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे बार बार रोज मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि ऐसा मैं एक्टिंग में कर क्या रहा हूँ कि लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं मालूम है ये। हाँ, मुझे इतना मालूम है कि मैं एंगेजमेंट रखता हूँ ऑडियंस का, कि मैं जो करूं तो थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए और आप हंस जाओ। ये तो जादू मुझे वही मेरे पोटली में है कि इंगेज करूंगा। लेकिन मैं कुछ ग्रेट करता हूं मेरे को अनुमान नहीं है। मैं एवरेज ही कर रहे हैं अभी एक्टिंग में। हिंदुस्तान में हम में से ज्यादातर अभिनेता जो काम कर रहे हैं लगभग औसत हैं, एवरेज हैं हम लोग। चूंकि हमारे आसपास इतना बिलो एवरेज है कि एवरेज वाला ग्रेट लगने लगता है। ये सच्चाई है। So it's very interesting. अनुराग ने ऐसे ही कहा था। So मिलते जुलते थॉट। आपने कहा कि वो एक कौन सा रोल, कोई मॉडल है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन ये जब मैं देख रहा था गुड़गांव में जो आपका जो किरदार है वो ही स्पीक्स लाइक, याद किसकी आई मुझे, वो मर्लिन ब्रांडो की गॉडफादर वाला था आपके दिमाग में वो करते वक्त? नहीं, बिल्कुल मैं देखा ही नहीं था। मुझे उसके बाद एक सज्जन ने बोला कि तो ब्रांडो की नकल करता है। तो मैं बोला ब्रांडो क्या करते हैं वो दिखाओ मुझे। क्योंकि मैं सिनेमा बाहर का मुश्किल से मुझे लगता है 3 या 4 फिल्में देखा होऊंगा हॉलीवुड का, और अपने हिंदी सिनेमा की मैं देखा होऊंगा 30 से 35 फिल्में। ये अलग बात है कि कोर्ट, किला, नटरंग, हाईवे ये देखा हूं। मुझे इंडी फिल्में पसंद है, मेन स्ट्रीम नहीं, चाहे मलयालम की हो, मराठी की हो, बंगला की हो। तो मेरा सिनेमा देखने का अनुभव बहुत कम है। तो जब ये लोग, मुझे भी एक लेखक ने बोला तो मैं जाके गॉडफादर निकाल के 15 मिनट देखा। फिर लगा ये सिर्फ सुखद संयोग है। और उसी सवाल के बारे में, वो मिडिल क्लास वैल्यूज का एक फ्रिक्शन का मूवमेंट ऐसा आता है कि
मिडिल क्लास वैल्यूज की वजह से आप बड़े बड़े सपने नहीं देख पाते। हाँ हाँ, आता है ना, बोला ना कि पैसा छोड़ देता हूँ। मैं को लगता है नहीं यार ठीक है, मुझे 8 घंटे सोना जरूरी है मेरे लिए, और आनंद कहाँ आ रहा है। मुझे नंबर 1 नहीं बनना है किसी चीज में। मैं जहां हूँ, जिस नंबर पे हूँ, बहुत सही नंबर है। मुझे अच्छे से नींद आए, सुबह उठूं तो मैं मुस्कुराऊं और खुश रहूं, बस इतना ही चाहिए। बाकी वो तो एक फिल्म में एक सुपरस्टार का रोल कर रहा था मैं, बहुत खराब फिल्म थी। तो एक सीक्वेंस में ना मैं बोला कि मैं देखा कि वो फिल्म के अंदर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो सीढ़ी लगा हुआ है। तो हर बार तो मैं बोला कि एक सीन में आया, मैं पूछा डायरेक्टर से कि सीढ़ी कहाँ है, वो बोला सीढ़ी से नहीं लगाए होंगे आर्ट वाले में। बोला लगवा दो एक सीढ़ी, मैं सीन में आऊंगा पूछूंगा सीढ़ी कहाँ है। तो असिस्टेंट बोलेगा सर क्यों सर, सीढ़ी तो आज नहीं है। मैं बोला मुझे ऊपर जाना है। बोला आप तो ऑलरेडी टॉप पे हैं। तो बोला मुझे टॉप के भी ऊपर जाना है। तो लाइफ में टॉप कुछ नहीं मालूम। हाँ, हर व्यक्ति जो टॉप पे बैठा है उससे पूछोगे ना क्या करना है, बोलेगा मुझे ऊपर जाना है। बोला आप सब ऑलरेडी ऊपर हैं, टॉप पे हैं। टॉप के ऊपर कोई टॉप नहीं होता। तो जिस दिन मैं अपने दिमाग को ये सूचना दे दिया हूं कि तुम जहां हो वहीं टॉप है, तुम्हें सोना है 8 घंटे और खुश रहना है बस। मैं मेरी तरफ से आखिरी सवाल, लोगों में बहुत सारे होंगे, एक दो सवाल और नहीं, लेंगे समय हम। भी हो गया है। हाँ। ये ऑडिटोरियम का टाइम भी हो चुका है। तो 60s 70s में एक तरक्की पसंद लेखक संगठन वगैरह ऐसे कुछ था, एक सोशल थॉट होता था बॉलीवुड में, कलाकारों में। अभी वो सब शायद नहीं लगता है, ऐसा गायब हुआ है। आपकी क्या राय है उसके बारे में? होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, और होगा तो कैसे होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं है? नहीं, मेरी राय में बिल्कुल होना चाहिए। कलाओं का काम ही है, कलाओं का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, एक संदेश देना भी है। और हैं अमित राय जैसे लेखक निर्देशक हैं, दिग्दर्शक यही दो बैठे हैं जो जिनके साथ मैं कर भी रहा हूं, क्योंकि प्रगतिशील तो होना ही चाहिए। कई बार अभी अरविंद जी ने बोला कि क्या डेयरिंग थी, ऐसी फिल्म बना दी आपको, पीछे मिले थे वहां। तो वो फिल्म देख के ये बात उनके विचार में आया ना कि डेयरिंग सब्जेक्ट पे फिल्म बना दी। तो कलाओं का काम ही है थोड़ा प्रश्न करना, थोड़ा सवाल करना। लेकिन जो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा है उसका पहला काम हो गया है मनोरंजन करना, और है भी। एक बड़ा ऑडियंस मैसेज लेने सिनेमा घर में नहीं आती है, वो 300 रुपया लगा के मनोरंजन करने पाने आती है। इसीलिए मैं अपनी कहानियों में या उन कहानियों का हिस्सा बनता हूं जो सिर्फ इंटरटेनिंग ही ना हो और सिर्फ मतलब आर्टिस्टिक ही ना हो, उसमें एक संदेश का, मैसेज का और मनोरंजन का एक ब्लेंड हो। कि और दर्शक को जहां बोलेंगे ना कि कुछ हम मैसेज वाली फिल्म, भाग जाएगा। बोलेंगे इंटरटेनिंग फिल्म है और उसके कोटिंग में मैसेज दे दीजिए धीरे से, जैसे स्त्री में, जो स्त्री में था, जो ओ माय गॉड में है, या बाकी अन्य कहानियों में। तो मैं वैसे ही कहानियां करता हूँ। मैं तेजस्वी गायकवाड़। मुझे आपको पापाराजी के बारे में पूछना है, जो पापाराजी के बारे में हर जगह पे फोटोग्राफर फोन पीछे पीछे लेके, कैमरा लेके सामने आ जाते, तो आपको लगता है उससे प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रहा है? आपके उसके ऊपर क्या विचार है? जिसको अच्छा लगता है उसके लिए अच्छा है, जिसको अच्छा नहीं लगता उसके लिए अच्छा नहीं है। मुझे कई बार पिछले दिनों एक मेरा ही वीडियो निकला था, मेरे परिवार थे, तो मैं बोला भाई इनको छोड़ दो, मैं अभिनेता हूँ, मेरा ले लो। मैं खड़ा हो गया कि उनको जाने दो, उनका अपना जीवन है। तो मुझे तो निजी तौर पे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है वो। लेकिन आजकल जहां भी लोग मिल जाते हैं, कई बार मैं भी 2-3 बार पकड़ा गया, एक बार जेट्टी पार करते हुए। तो ठीक है, वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, उस पर इतना ध्यान देंगे हम बतौर अभिनेता। और वो कल्चर सही है या नहीं है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके देखने वाले बहुत दर्शक भी हैं, तो उनको ठीक ही लगता होगा शायद, तभी देखते होंगे। मला असं वाटतं थांबायला हवं, त्यांना ही पुढच्या कार्यक्रमासाठी जायचंय। बड़ा मजा आ गया आपके। 6 महीना पुराना कमिटमेंट था, माफी चाहूंगा सर। 6 महीने से आगे पीछे चल रहे थे हम लोग। और जी मैम, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सुमेधा। आपको एक सवाल पूछना था जो मुझे अभी बहुत जरूरी लगता है। अभिनेता और कलाकार जो आज के भारत में हैं और खास करके जो लोकप्रिय हैं, उनके
पॉलिटिकल चॉइसेस की भी आजकल बड़ी चर्चा होती है, आप उस स्पेक्ट्रम में कहाँ खड़े हैं? किसी ने आपको बढ़ावा दिया? मैं चुनाव आयोग के साथ खड़ा हूँ। What an answer. लेकिन सुमेधा जी की जो सवाल था उसके में थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली चुनाव आयोग किसके साथ खड़ा आहे वो सवाल आहे. मला असं वाटतं या छान मुद्द्यावरती आपण थांबूया. मनापासून मी आभार मानतो आपल्या सगळ्यांच्या वतीने. धन्यवाद सर, खूप खूप आभार. पंकजजी खूप खूप आभार. आता लोकसत्ताच्या वतीने आपण त्यांना एक भेटवस्तू देणार आहोत पंकजजींना. तर आधी केसरी टूर्सचे माननीय शैलेश पाटीलजींना विनंती करतो त्यांनी कृपया परत रंगमंचावरती यावं. त्यांच्या हस्ते आपण एक छोटीशी भेटवस्तू देऊया आधी. आणि यानंतर माननीय गिरीश सरांना विनंती करतो आपण एक छानसं रेखाचित्र पंकजभाईंना देणार आहोत लोकसत्ताच्या वतीने. जोरदार टाळ्या पुन्हा आपल्या सगळ्यांकडून अपेक्षित आहे. निलेश निलेश एक अधिकृतरित्या गप्पा थांबवूया आपण. थँक्यू व्हेरी मच.